हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो हम पढ़ रहे थे इस क्लास में क्षेत्रफल वाला टॉपिक है ना, मेंसुरेशन। तो उसमें हमारा चल रहा था आयत का। तो आयत का मैंने आपको दो चार छोटी छोटी बात बताई, बेसिक सी, ज़्यादा कुछ खास नहीं था उसके अंदर, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन वो कब है? मिश्रण का टॉपिक आएगा। मिश्रण का मतलब जैसे आयत के अंदर हम त्रिभुज पढ़ा दें, उसके अंदर वृत्त पढ़ा दें, गोले के अंदर ऐसे आपस में सब मिलते जाएं, इस तरीके से पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो आज हम इससे पहले थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, तभी हम त्रिभुज और आयत की प्रॉपर्टी को आपस में मिलाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, अभी मैं एकदम से त्रिभुज के बारे में छोटी से छोटी बात बताने वाला हूँ। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई वह बंद समतल आकृति। एक बहुभुज एक तरह से ये। तो बहुभुज का मतलब जैसे तीन भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला, पांच भुजाओं वाला, ऐसे सब बहुभुज होते हैं। ये हमने बहुभुज के टॉपिक में पढ़ा था। तो देखो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसका नाम होता है ए, बी और सी। यह त्रिभुज का नाम क्या है? ए, बी और सी, ठीक है। तो देखो, ये इसके अंदर ये जो है ना, इसको कहेंगे शीर्ष। शीर्ष यानी वर्टिक्स। बात समझ में आ रही क्या? ये सभी क्या हैं? वर्टिसीज हैं इसके तीनों। ऐसे तो त्रिभुज के अंदर देखो क्या क्या है। तीन तो ये शीर्ष हैं, ठीक है। तीन ये भुजा हैं। भुजा को कैसे डिनोट करेंगे? ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी और सी के सामने छोटा सी। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है ना। ऐसे करके डिनोट करेंगे। ये सी मान लो ये बड़ा है और ये सी मान लो छोटा है, आप समझ जाएंगे। ओके, तो ऐसे करके छोटा ए, छोटे बी, छोटे सी, है ना। तो यानी अगर हम बात करें कि ए बी भुजा है, उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए बी भुजा को सी द्वारा डिनोट कर सकते हैं। जैसे बी सी भुजा को कैसे डिनोट करेंगे? बी सी भुजा को ए द्वारा डिनोट करेंगे। और ए सी भुजा को कैसे डिनोट करेंगे? छोटा बी, स्मॉल बी के द्वारा हम व्यक्त करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो, हम एक छोटी से छोटी बात करेंगे, इसमें कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो त्रिभुज की स्टार्टिंग जीरो लेवल से एकदम से। त्रिभुज क्या है? इसके अंदर तीन क्या हो गए? ये भुजा हो गई, दिखाई दे रही है। तीन कोने हो गए यानी कि वर्टिसेस हो गए। तीन कोण भी होते हैं क्या? कोण, एंगल। एंगल भी तीन है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब इन एंगल को दर्शाते कैसे? ये एंगल का निशान है, ऐसे दर्शाते हैं। और ए बी सी अगर ऐसा लिखा है, इट मीन्स ये कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी, ठीक है ना। तो जो बीच वाला मान होता है उस कोण की बात की जाती है, यानी यहाँ पे कोण बी की बात की जाती है। लेकिन ए बी सी ऐसे चलेंगे, जो बीच में आएगा ना वो वाला कोण की बात चल रही है, यानी बी की जगह। मेरी बात समझिए। अगर हमें ये दर्शाना होता तो इसको हम कैसे? कोण बी ए सी, बी ए सी, इसको आप सी ए बी भी कह सकते थे, यानी सी से स्टार्ट करो या बी से, कहीं से ये बीच में आएगा। जो बीच में आएगा उस कोण की बात चल रही है। इस कोण को कैसे दर्शाएंगे? कोण आ जाएगा ए सी बी कह दो, इसको ए सी बी कह दो या बी सी ए कह दो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये छोटी छोटी बात थी। तो आपने देखा एक त्रिभुज के अंदर क्या क्या होती हैं? तीन भुजा होती हैं, तीन कोण होते हैं यानी एंगल होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष यानी कि वर्टिसेस होती हैं। बात समझ में आई क्या? तीन साइड हो गए, तीन एंगल हो गए, ऐसे करके चीज़, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। देखो, त्रिभुज के बारे में समझ लिया। अब आखिर त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं वो समझते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हेडिंग। मैं आपको छोटी से छोटी बात भी बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस देखते जाओ। त्रिभुज के प्रकार, है ना। तो एक प्रकार तो वो होता है त्रिभुज का जिसको हम कहते हैं भाई भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कौन से होते हैं, यानी कि साइड के अनुसार। साइड है ना इसकी, जो साइड के अनुसार कौन कौन से ट्राइंगल हैं भुजाओं के आधार पर, है ना, वो कौन से ट्राइंगल होंगे। एक तो ये। दूसरा हम कह सकते हैं कि कोणों के आधार पर कौन से हैं। तो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर दो प्रकार की वैरायटी हो गई ना। वैरायटी नंबर एक, वैरायटी नंबर दो। तो देखो, सबसे पहले भुजाओं के आधार पे अगर बात की जाए तो पहला प्रकार होगा विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, विषम बाहु त्रिभुज। दो नंबर जो होगा वह होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीन नंबर जो होगा इसके अंदर वो होगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। अब मैंने इसमें तीनों में ही बाहु 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 लिखा है। ये बाहुबली नहीं है रे, ये बाहुबली नहीं है, त्रिभुज है। बात समझ में गया? लेकिन नाम ऐसे लगता है जैसे कोई राक्षसों के नाम हो। और विषम बाहु,
अरे सम बाहु कहाँ गया तू, सम द्विबाहु जल्दी आओ, ऐसे करके। लेकिन ऐसा नहीं है, राक्षस नहीं है, क्या है, त्रिभुज है। बात समझ में आ रही है? ओके, यानी विषम का मतलब होता है अलग अलग, सम द्वि का मतलब, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी दो भुजा समान हो, सम बाहु का मतलब सभी भुजा समान हो। ठीक है, तो इसका जरा थोड़ा सा एक आइडिया सा बना देते हैं। जैसे ये त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज बना दिया और ये बना दिया। मान लो ये भुजा अलग लंबाई की, ये भुजा अलग लंबाई की, ये लंबाई अलग की, तो इसको ऐसे करके दर्शा सकते हैं हम। ये मैंने पहले किसी क्लास में बताया होगा आपको। ये लाइनिंग अगर एक जैसी है तो वह साइड एक जैसा है। जैसे हमने कोई ऐसा ऐसा ट्रायंगल बना दिया, आपको दिख रहा होगा ये दो भुजा इक्वल सी हैं लगभग, और ये तीन, ये अलग है। और मैंने कोई ऐसा ट्रायंगल बना दिया जिसकी ये तीनों भुजा बराबर होती हैं। बात समझ में आ रही क्या? तीनों भुजा बराबर होती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, है ना। तो जो पिछली क्लास में मैंने सीखा, मैं एक लाइन और यहाँ पर दोबारा बोल रहा हूँ। वो बात क्या है, देखो, अगर भुजाएं अलग अलग हैं, कैसे हैं, अगर भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं तो उनके सामने के कोण के माप भी अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें तीनों साइड बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज होता है ना, तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो ये तीनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि ये भुजा जितनी लंबी इसके सामने का कोण ये है, ये भुजा जितनी लंबी इसके सामने कोण ये है, ये इसके सामने कोण ये है। समझ में आ रहा है सबको? इसके सामने कोण ये है, इसके सामने कोण ये है, इसके सामने कोण ये है। सबको नज़र आ रहा है? ठीक है भाई, ओके। तो इस तरीके से होता है ये आपस में, मतलब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण। यहाँ देखो, ये भुजा अलग है जबकि ये दो भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण क्या होगा, जितना होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। ये अलग है तो इसके सामने वाला कोण भी अलग होगा। इसके सामने वाला कोण छोटा होगा क्योंकि ये छोटी भुजा है, बड़ी भुजा के सामने बड़ा होगा, छोटे के सामने छोटा होगा, बराबर के सामने बराबर होगा, जैसा बोला जाए। तो इट मीन्स ये वाला कोण होगा 3 लाइन वाला क्योंकि ये इसके सामने, और ये वाला कोण होगा ये 2 लाइन वाला। तो सबको मेरी बात समझ में आ चुकी है? मेरा कहने का मतलब, अगर दोनों भुजा बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर हैं। जैसे भी बराबर हैं ये उसी तरीके से बराबर हैं, आपको कुछ सोचना नहीं। एक छोटी सी बात समझ में आई, अगर आप ध्यान से देखते रहते हो तो भी सारी बात समझ में आ सकती है। मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि भुजाओं के आधार पे 3 है, तीनों भुजा अलग हो, 2 भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, ख़त्म बात। ओके, चलो जी। अब इसके बाद में हम आते हैं इस पार्ट में। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो सबसे पहले ये कोण के आधार पर है, तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। बात समझ में आ रही क्या? कैसे कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। दूसरा नंबर जो इसको हम कहेंगे वो क्या कहेंगे भाई? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। तीसरा नंबर का जो पार्ट है उसको हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब, ठीक है, अभी बताता हूँ। देखो, कोण से क्या मतलब है। न्यून कोण का मतलब है एब्ट्यूज एंगल, यानी कि ऑब्ट्यूज का मतलब जिसका जो कोण है वो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना। सभी कोण जो होंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। बात समझ में क्या? समकोण के अंदर एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री होगा। अधिक कोण होगा उसके अंदर एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। देखो, साफ साफ समझ में आ रहा है? अरे 90 से छोटा हो सभी कोण तो न्यून कोण, और 91 हो जिसके अंदर वो क्या होगा? समकोण। एक कोण 90 से बड़ा हो तो वो क्या होगा? समकोण, सॉरी, अधिक कोण। बात समझ में क्या? बस इतनी सी छोटी सी बात, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो, न्यून कोण का मतलब तीनों ही जो कोण होंगे वो 90 से छोटे होंगे, हो गया। समकोण का मतलब एक कोण इसके अंदर क्या होगा? 90 डिग्री। ये वाला कोण मान लो इसके अंदर 90 डिग्री। और ये देखो, ऐसा अगर कोई त्रिभुज बन गया जिसके अंदर ये कोण आपको दिख रहा है कि 90 से अधिक है, मेरी बात समझ में क्या? ये सब किस में आते हैं? अधिक कोण त्रिभुज में आते हैं। तो सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आपने कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर दोनों ही देख लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो देखो क्या है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? अब यहाँ पर मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान समझना। क्या? विषम बाहु त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है? तो विषम बाहु त्रिभुज क्या न्यून कोण हो सकता है, क्या समकोण हो सकता है, क्या अधिक कोण हो सकता है? ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बहुत छोटा और सरल प्रश्न है, लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से बहुत से बच्चे इस लाइन को गलत कर देते हैं, और ये काफ़ी एग्जाम में ये बात आती रहती है, ठीक है ना। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ध्यान देना मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो न्यून कोण है ना, विषम कोण, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज, है ना। क्या हो सकता है? न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है क्या? न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है क्या? ठीक है ना। फिर दूसरी बात, वही कोण है, विषम बाहु त्रिभुज ही है,
लेकिन न्यून कोण की जगह अगला दूसरी शब्द लिख दे समकोण हो सकता है क्या, तीसरी लाइन लिख दे कि क्या वह अधिक कोण हो सकता है क्या, बात समझ में आ रही क्या। तो ऐसे करके पूछ सकता। तो ज़रा देखो विषम बाहु का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हो। तो देखो इसमें तीनों कोण अलग अलग हो सकते हैं, बताया था। और दूसरी बात ध्यान देना, अगर तीनों कोण अलग अलग होंगे तो तीनों की भुजाएं भी लंबाइयाँ भी अलग अलग होंगी। तो मैं एक थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर नजर आए। मान लो मैंने ऐसा मान लिया कि यह कोण 50 डिग्री का है, यह कोण 60 डिग्री का है, तो 50 और 60 110 और ये हो गया 70। आपको सबको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, यह है 50 डिग्री, यह है 60 डिग्री, यह है 70 डिग्री। अगर तीनों कोण अलग अलग माप के हैं तो सीधी सी बात है तीनों भुजा अलग अलग माप की, और तीनों भुजा अलग अलग माप की होती हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजा अलग अलग है। भाई तीनों कोण ही अलग है तो तीनों भुजा भी अलग अलग होंगी, ये साफ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब वह विषम बाहु है। लेकिन कोणों के आधार पर उसको देखा जाए, तीनों कोण भी अलग अलग हैं, वो भी 90 डिग्री से छोटे हैं सारे। अरे 90 डिग्री से छोटे कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब उस त्रिभुज को हम विषम बाहु भी कह सकते हैं, न्यून कोण भी कह सकते हैं। तो ये बात सबको समझ में आई, वेरी सिंपल, ठीक है, ओके। तो मैं कहना चाहता हूँ कि न्यून कोण त्रिभुज क्या हो सकता है, सॉरी विषम बाहु त्रिभुज क्या हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है, ओके ठीक। अब दूसरी बात देखो, वहाँ इसको लेके चलते हैं पहले एक नंबर को इसको सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि यह है, बोला हाँ ये है। दूसरा नंबर इसको देखते हैं क्या यह समकोण हो सकता है। तो देखो ध्यान दो, आपके सामने ऐसा त्रिभुज आया होगा समकोण वाला, यह भुजा 3 है, यह भुजा 4 है, तो यह 5 होगी। कैसे होगी, है ना, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और ये 5, क्योंकि जब समकोण में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, उस प्रमेय के आधार पे यह 3 4 5 होते हैं। क्या ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं? अरे तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। लेकिन क्या यह समकोण भी है? इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज जो होगा वह समकोण भी हो सकता है, यानी एक समकोण त्रिभुज जो होगा वह विषम बाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। और भी हो सकता है, लेकिन आगे देखो क्या क्या हो सकता है वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। इसके अंदर ये काम की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, 2 बात हो चुकी, चलो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट हम लेके आते हैं इसके सामने कि क्या एक विषम कोण अधिक कोण भी हो सकता है। तो हम देखो, एक आपके सामने मैंने एक बनाया था, मैं फिर से यहाँ बड़ा बनाता हूँ, इसके लिए बना रहा हूँ, ऐसा कोई बना दिया तो हमने देखा भाई ये 100 डिग्री है, 90 से अधिक होना चाहिए ना, 100 डिग्री बना दिया। यह 50 डिग्री बना दिया, 100 और 50 150 और यह बच गया 30। मुझे बताओ कि क्या इन तीनों के कोण अलग अलग हैं, एक 100 डिग्री, एक 50 डिग्री और एक कितना 30 डिग्री। अगर ये तीनों कोण अलग अलग हैं तो इसकी तीनों भुजा भी अलग अलग माप की होगी। अगर तीनों भुजा अलग अलग माप की होगी, अलग अलग माप वाली भुजा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो मतलब वो विषम बाहु है, और इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए वह अधिक कोण भी है। तो इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज न्यून कोण भी हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज समकोण भी हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज अधिक कोण भी हो सकता है। एक बात समझ में आई, कुछ भी रटना नहीं, ये सभी प्रकार का हो सकता है, एक बात। दूसरी बात और आगे देखते रहो, ये आपको डायग्राम तो मैं समझा चुका हूँ, इसको तो मैं एक बार हटा देता हूँ, आप सभी को समझ में आ चुकी है बात। मैं कहना चाहता हूँ कि पहला प्रकार का त्रिभुज जो है ना, वो क्या क्या हो सकता है भाई, वह न्यून कोण भी हो सकता है, छोटे रूप में लिख दिया, है ना। दूसरा प्रकार वह क्या हो सकता है, समकोण भी हो सकता है। और तीसरी प्रकार की बात करें तो वह क्या है, एक अधिक कोण भी हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है, चलो बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु की। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा त्रिकोण या त्रिभुज, त्रिकोण भी कहते हैं त्रिभुज को, ट्रायंगल को, जिसकी 2 भुजा इक्वल हो, है ना, 2 भुजा इक्वल हो। चलो 2 भुजा का मतलब 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। क्या वह न्यून कोण हो सकता है? तो देखो रे भाई, मैं ऐसा ट्रायंगल बनाता हूँ, ऐसा, आप ध्यान दो कि वह न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब जैसे मान लो कि मैंने ये कोण कितना कितना बना लूँ रे, 2 भुजा बराबर होनी चाहिए ना। तो मान लिया ये 70 डिग्री का, ये भी 70 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये मान लिया कितने का, 70 70 140 और ये 40 बच गया, ठीक है ना। ऐसा बना लेते हैं। अगर आपके सामने ऐसा ट्रायंगल आ गया है ना, तो देखो ये 40 डिग्री, सबको नज़र आ रहा है ना, ये छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा, ये 40 डिग्री है ना। तो 70 70 2 भुजा बराबर है, क्योंकि 2 कोण बराबर हैं, और ये तीसरी भुजा के सामने तीसरा कोण है, अलग है। तो पहली बात तो ये समद्विबाहु है ना। और ये न्यून कोण है क्योंकि कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं है या 90 डिग्री के बराबर नहीं है। क्या है, ये छोटा, 90 से छोटे हैं तीनों कोण। मेरी बात सबको समझ में आई? इट मीन्स
एक समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो न्यून कोण भी हो सकता है। ये देखो न्यून कोण का एग्जाम्पल दिया है, तो चलो मैंने इसके आगे लिखा, क्या लिखा कि यह एक न्यून कोण है। हो गया क्लियर। चलो जी दूसरा एग्जाम्पल देते जाएंगे। अब देखो समबाहु, आप ध्यान दो, एक वर्ग को काट करके जब भी एक त्रिभुज बनाया जाता है, यानी कि ये भुजा अगर 10 है तो ये भुजा भी 10 होती है, तो इसके अंदर दो भुजा बराबर होगी। और यह क्या है, एक 90 डिग्री का कोण है, और उसके सामने वाली भुजा यह 10√2 होती है ना, क्योंकि एक वर्ग बनता है ना, वर्ग याद करो, वर्ग के अंदर ऐसे काट करके त्रिभुज बनाते हैं। ये भुजा 10, ये भुजा 10, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, √2 गुणा भुजा, ये वर्ग का विकर्ण होता है। बात समझ में आई क्या। डायगोनल होता है, कितना होता है, 10√2, यानी जितनी भुजा होती है उसको √2 से गुणा करो। तो इसको साइड वाली लाइन को हटा के देखो, क्या आपको वही नज़र आ रहा है, ये वही तो चीज़ है भाई। तो इट मीन्स यह एक समकोण है, यह समद्विबाहु भी है, समकोण भी है। बात समझिएगा, दो भुजा बराबर है इसलिए क्या है ये समद्विबाहु। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण भी हो सकता है। चलो जी बहुत अच्छा, तो ये समकोण भी हो चुका है, ये तो बहुत अच्छा बन रहा है, ये तो समकोण भी। तो ध्यान दो, अब हमारे पास एक थर्ड और बच गया, क्या ये अधिक कोण भी हो सकता है। देखो आपस में है ये, अधिक कोण भी विषमबाहु हो सकता है, विषमबाहु भी अधिक कोण, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बनाए हमने, ठीक है। ओके, तीसरा पॉइंट, अधिक कोण हो सकता है क्या। अधिक कोण बनाएंगे तो इसके लिए बना रहा हूँ मैं, ये मान लो ऐसा बना दिया, और मैंने कहा भाई ये कोण 120 डिग्री का है, और बच गया 60, तो 30 ये बना लिया और 30 ये बना लिया। आप मुझे बताओ, अगर दो कोण बराबर हैं तो इसके सामने की दो भुजा भी तो बराबर होंगी। एक भुजा अलग होगी जो सबसे बड़े कोण के सामने वो सबसे बड़ी है। सबको नज़र आ रही है। थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा बनाऊँ, देखो ध्यान से देखो भाई, कोई बात नहीं, आप देखते रहो बस। तीसरा मैं लिख दूँ यहाँ पे, हमने ये बनाया था ऐसे करके, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। मैंने कहा ये 120 है, तो ये भी 30 बना दिया और ये भी 30 बना दिया। अब मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है। ये है सर 180 डिग्री। तो 120 ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया क्या कंप्लीट 180। वेरी गुड। ओके, तो देखो अगर ये 30 हो गया तो इसके सामने की भुजा ये होती है और इसके सामने की भुजा ये होती है और इसके सामने की भुजा ये होती है। तो देखो दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसमें दो भुजा बराबर होती हैं और जिसके अंदर दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं भाई, सॉरी हम इसके लिए क्या कर रहे थे, अधिक कोण के लिए ढूंढ रहे थे। हाँ, तो इसके अंदर देखो क्या एक कोण 90 डिग्री से फालतू है क्या, ये वाला 120 डिग्री का है। इस मीन्स ये क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज है। दो भुजा बराबर है तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यह समद्विबाहु भी कह सकते हैं इसको, अधिक कोण भी कह सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज भी एक अधिक कोण हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? बढ़िया है, गुड, वेरी गुड, लगे रहो। देखो तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे रखा था किसके लिए, ये विषमबाहु समबाहु समबाहु त्रिभुज के लिए। तो समबाहु का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पर कुछ फिक्स है। समबाहु मतलब तीनों भुजा फिक्स है, इसमें कोई भी भुजा चेंज नहीं कर सकते आप। तीनों भुजा फिक्स है तो तीनों कोण भी 60 डिग्री के होंगे। थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये देखो रे, सबका बड़ा बनाया, इसका क्यों नहीं बनाया, है ना, तो इसको भी बना देते हैं। क्या जाता है भाई आपका, बिल्कुल कुछ नहीं जाता ना। मैं कहता हूँ ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि यह कोण क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसको आप मुझे बताओ न्यून कोण कह सकते हो? बोला सर कह क्या सकते हैं, है ही न्यून कोण। भाई न्यून कोण क्यों है? बोला न्यून कोण का मतलब तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम। तो इसमें तो फिक्स है, समबाहु में तो सब 60 ही रहेगा, 61 भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। इट मीन्स समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण अगर इतने हैं तो यह क्या होगा, एक न्यून कोण। तो हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण होता है ना। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक न्यून कोण। लेकिन जरूरी नहीं प्रत्येक न्यून कोण एक समबाहु हो, क्योंकि न्यून कोण तो कैसा भी हो सकता है। जैसे मैं इसका कोण चेंज कर दूं, 60, 70, 50 कोण अलग अलग हो गए, न्यून कोण है, लेकिन समबाहु तो नहीं। हाँ, समबाहु होगा तो न्यून कोण ही होगा, क्योंकि उसमें तीनों कोण किससे कम है, 90 से कम है। चलो, क्या वह समकोण होगा? बिल्कुल 1% नहीं होगा, क्योंकि समकोण क्या चाहता है, उसके पास 90 डिग्री का एंगल हो, लेकिन 90 डिग्री तो नहीं है। क्या वह अधिक कोण हो सकता है? बोला नहीं सर, क्योंकि उसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। यहाँ तो 60 से ऊपर नीचे कुछ चेंज नहीं हो सकता। इट मीन्स अकेला हमारे पास ये ऐसा आया है जिसका आंसर क्या है, ओनली यह न्यून कोण हो सकता है, लेकिन समकोण अधिक कोण नहीं हो सकता। आप देखो बाकी के विषमबाहु तीनों प्रकार का हो सकता है। समझ में आ रही बात?
समद्विबाहु भी तीनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज ओनली एक ही प्रकार का है और वह है क्या? न्यून कोण। तो सबको मेरी बात समझ में? इसी प्रकार इसका उल्टा भी समझ लेंगे। आप इसको कॉपी पेन लेकर के इसको लिखें, सारी बातों को समझें, है ना, एक दूसरे से कंपेयर करें, तो आपको एक बात समझ में आई कि कौन सा त्रिभुज कौन सा हो सकता है। चलो ये तो हमारा कंपेरिजन। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, है ना, और एक छोटी सी बात और सीखते हैं। वो बात क्या है वो देखो, है ना, जिसको हम आयत से मिलाने वाले हैं। अभी एक छोटा सा पॉइंट बाद में मिलाएंगे, पहले देखो यहाँ पर सबसे पहली बात त्रिभुज का बनना। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, त्रिभुज का बनना, है ना, कैसे बन सकता है एक त्रिभुज, वो भी तो सोचने वाली बात है। मैंने अगर एक भुजा दे दी 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दे दी 8 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दे दी 30 सेंटीमीटर, क्या इस माप का त्रिभुज बना सकते हो? देखो बनाने की कोशिश करते हैं। बोला सर स्केल लेके आओ। अब अपने पास स्केल तो नहीं है, लेकिन इसी को स्केल मानते हैं। तो बोला ये यहाँ से यहाँ तक हो गया सर 5 हो गया। बोला हो गया क्या? ठीक है, इसको मान लिया कि 5 बना दिया। एक बोला सर ये 8 बना दिया। ये 5 है तो इससे थोड़ा सा बड़ा मान लिया, 8 बना दिया। तो ये 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ 30 सेंटीमीटर को जोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ 30 हो सकती है क्या? अरे नहीं सर 30 तो बहुत लंबी होगी, ओहो वो तो आर पार चली जाएगी, उसको कैसे जोड़ोगे? फिर तो सर इनको ऐसे टेढ़ा ऐसे करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ओहो लो तो खोल लो, तो क्या दिक्कत है? अगर आप इसको थोड़ा सा 1 डिग्री का भी झुकाव देते हो ना, और मान लो कि ये भुजा यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और ये भुजा यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, समझ में आ रही बात? तो ऐसे थोड़ा सा देखो तिरछा घूम करके यहाँ से यहाँ तक आता है, और आप अगर सीधी भुजा कोई रखते हो तो क्या वो 30 सेंटीमीटर होगी? अरे सर नहीं होगी। अच्छा कैसे नहीं होगी? चलो इसको और समझते हैं, है ना। तो अभी आपके सामने ये आ चुका है। देखो अभी एक बात बताना चाहता हूँ मैं, इसको समझना थोड़ा ध्यान से। आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, और उस सड़कों के जाल में हर कहीं ऐसा त्रिभुज मिलेगा आपको, कहीं भी देख लेना। क्योंकि एक ऐसी रोड है जो शहर के अंदर जाती है, फिर वो शहर से बाहर निकलती है, फिर आजकल सभी जगह लोगों ने बाईपास बना दी, सरकार ने बाईपास बना दी, तो एक त्रिभुज का रूप बन रहा है। आप मुझे बताओ अगर ये 5 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है, कोई बंदा ऐसे घूम के 5 जाए और फिर 8 जाए, तो यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 5 और 8 13 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। अगर वो सीधा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या वो 13 किलोमीटर के बराबर दूरी होगी या उससे कम होगी? जाहिर सी बात है सीधी दूरी तो कम ही होगी। तो कितनी होगी? 8 और 5 13 से कम होगी, 13 से कम होगी, है ना। चलो अगर मान लो कि कोई बोले सर ये रास्ता थोड़ा सा और ऐसे होता तो ऐसे करके ऐसे, हाँ भाई ऐसे करके कर लो ना, ये 5 है ये 8 है, बोलो हो गया, यहाँ जोड़ है। तो अगर हम इसको करें तो भी ये 13 से कम ही होगी, क्योंकि ये 5 ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है। कोई सीधा जाएगा तो वो 13 से कम ही होगी। मेरी बात समझ रही? अगर 13 के बराबर भी करना चाहते हो तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। ये 5 है और ये 8 है, और एकदम से सीधी लाइन है, दिखाई दे रही है क्या? 5 और 8, इसके बराबर कोई लाइन खींचोगे ना तो वो कितनी होगी? 13 होगी। लेकिन आप मुझे बताओ एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन खींच देते हैं तो क्या वहाँ पर 180 डिग्री का कोण तीनों त्रिभुज के बीच में बन सकता है? यानी त्रिभुज ही नहीं बनेगा। कैसे? क्योंकि देखो 180 डिग्री तो ये सीधी 2 लाइनें यही बना देंगी, क्योंकि आपने कहा ये लाइन सीधी है। अगर ये सीधी है तो ये 2 लाइन 180 डिग्री बना चुकी हैं। अब तीसरी लाइन कहाँ खींचोगे? ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचो, कैसे घुमाओगे उसको? वो नहीं घूम सकती ना। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात देखो, 2 भुजाओं का योगफल, इन 2 भुजाओं का योगफल 5 और 8 13 है, वह 13 हमेशा इस तीसरी भुजा से तो ज़्यादा ही होगा। इन भुजाओं का योगफल इससे ज़्यादा होगा। और मान लो इसका मैंने 12 मान लिया। अगर आपने 12 मान लिया है ना, तो इन 2 भुजाओं का योगफल इससे ज़्यादा होगा, इन 2 भुजाओं का योगफल इससे ज़्यादा होगा, इन 2 का, यानी कोई भी 2 भुजा ले लेना, कोई भी 2 भुजा, उनका योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। मेरी बात समझ आई? क्योंकि वो बाईपास है भाई, तो वो तो बड़ी हो नहीं सकती ना। तो क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है? तो देखो इसको कैसे लिखते हैं। इसमें अपने पास एग्जाम में सवाल भी आते हैं, और एकदम सिंपल सा सवाल ऐसे आता है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं मान लो ABC हैं, ठीक है ना। अगर 3 भुजा ABC हैं, इसमें मान लो कोई भी 3 भुजा में सबसे बड़ी भुजा C मान लो, या कैसे मान लो, ठीक है ना। तो यह त्रिभुज बनना तभी संभव है। कैसे? पहला पॉइंट है ना, क्या? यदि A + B यानी इन 2 भुजाओं का माप तीसरी भुजा यानी C से बड़ा है, पहला कंडीशन।
दूसरी कंडीशन कोई b प्लस सी करके दे तो भी उसका मान किससे बड़ा है, a से बड़ा है। तीसरी कंडीशन अगर कोई दे तो a प्लस सी ग्रेटर देन इज सी, सॉरी b। दिखाई दे रहा है क्या? यानी इन दो भुजाओं का माप तीसरी से बड़ा है, b और c का माप a से बड़ा है, a और c का माप b से बड़ा है। यानी इन तीनों में से कोई भी दो भुजा लेते हो, ये दो लेते हो तो इससे बड़ा है, ये दो लेते हो तो उससे बड़ा है, और ये दो लेते हो तो इससे बड़ा है। एक बात समझ गई? तो ये तो होता है योग, हमेशा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है तथा अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होता है। तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। कैसे भाई? अगर आप इसको इधर ले जाते हो, देखो पक्षांतरण करके देखो इसको ऐसे, पहली लाइन को, तो क्या करेंगे, b इज़ ग्रेटर देन c माइनस ए। देखो क्या लिखा मैंने, ये a इधर चला गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। इसमें करके देखो तो c इज़ ग्रेटर देन क्या आएगा, a माइनस बी। इसमें करके देखो, इसमें देखो c तो आ गया, ये आ गया, a को ले लो, a इज़ ग्रेटर देन b माइनस सी। आपको दिखाई दे रहा है मेरा कहने का मतलब? इसमें से जो हमें रखना, जैसे यहाँ पे मैंने b रख लिया, यहाँ मैंने c रख लिया, यहाँ मैंने a रख लिया, a b c तीनों आगे, बाकी को उधर भेज दिया। उधर भेजते ये प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ये बराबर का निशान के उधर जाने पर भी माइनस होता है, और बराबर का मान लो या दोनों ऐसे होते हैं जो ग्रेटर देन वगैरह जितने भी निशान होते हैं उन सबसे इधर जाएगा। तो अगर नॉट इक्वल टू होता है तो भी ऐसा होता है, कैसे भी मान लो, ठीक है ना। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर जो है ना वो तीसरी भुजा से छोटा है। ये अंतर, देखो ये छोटे का निशान, ये छोटा है, इधर वाला बड़ा है। अंतर है ना, ये अंतर डिफरेंस, ये क्या है, इधर देखो छोटा है। और अगर बात या योग की करें, योग क्या है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा है। दिखाई दे रहा है, ये योग है तो ये क्या है, बड़ा है। ये योग है, ये क्या है, बड़ा है। एक बात समझ में आई? बहुत अच्छा। अब देखो ये तो आपको क्लियर है, ये दो बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। ओके, अब देखो तीसरी बात है ना, एक एग्जाम्पल समझना कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें से कौन सा त्रिभुज बन सकता है। ऑप्शन ए मान लो दे दिया 5, 9 और मान लो 14, सी बी ऑप्शन मान लो दे दिया, कितना दे दिया, 9 और मान लो जैसे 14, और मान लो तीसरी भुजा जो है वो मान लो दे दिया आपको कितनी, 25, ठीक है ना। ओके, और सी ऑप्शन जो है वो कितना दे दिया, 12 दे दिया, और 8 दे दिया, और 3 दे दिया, ठीक है ना। डी ऑप्शन जो है वो मान लो 15 दे दिया, 7 दे दिया, और 9 दे दिया। बात समझ में आएगा? अब देखो इसमें क्या होगा, कौन सा त्रिभुज बन सकता है। ऐसे आपको नाप दिए ये 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, या फिर मीटर, किलोमीटर, जो भी इकाई है ना, यूनिट है ऐसे। तो आप समझो कि इन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा ही होना चाहिए, न बराबर न छोटा। तो इनका योगफल 9 और 5 14 हो रहा है, ये तो इसके बराबर हो रहा है, ये गलत बात। ये 14 और 9 कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। तो 23 तो भाई छोटा है, नहीं, योग दो भुजा मिलकर भी छोटी रह गई, ये तो गलत बात है, नहीं बनेगा। दो भुजा मिल जाए तो कम से कम तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो 12, 8, 20 इससे बड़ी, ये ठीक है। लेकिन इनका देखो 8 और 3 11, इससे बड़ी है क्या? इसका योगफल 8, 3, 11 है, जो इससे छोटा है। तो यहाँ आके बात गलत होगी ना। इनका देखो 15, 7, 22 इससे बड़ा है, 9 और 7, 16 इससे बड़ा है, 15, 9, 24 इससे बड़ा। ये सब कंडीशन फॉलो करता है, इट मीन्स यह त्रिभुज बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो बहुत अच्छा। इसके बाद देखो हम एक बात और सीखते हैं, है ना, छोटी सी बात और है। अभी हमने सीखा कि त्रिभुज बन जाएगा, ये तो पता चल गया कि भाई हाँ, अब पता चलने लग गया कौन सा त्रिभुज बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। अब हम सीखेंगे अगर आखिर त्रिभुज बनता है तो बनता कौन सा है। मेरा कहने का मतलब है कि क्या वह न्यून कोण होगा, है ना, या वह समकोण होगा, या वह अधिक कोण होगा। अरे वाह, ये भी पता चल जाएगा। हाँ, सिर्फ नाप देख करके आप बता सकते हो कि वह कौन सा कोण होगा। तो देखो कैसे, मैं आपको सीधा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, है ना। एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा आपके पास 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और आप इसको हमेशा समकोण त्रिभुज मानते हो, ठीक है ना, आपने देखा होगा। ओके, तो ध्यान देना, देखो ये आपके पास 3 भुजाएं। किसी त्रिभुज में अगर 3 भुजा होती हैं ए बी सी, उसमें कोई ना कोई एक भुजा तो बड़ी होगी, ठीक है। किसी को बड़ी मान लो या बराबर मान लो, कैसे मान लो। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है ना। तो आप करते हो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का मतलब हम सबसे बड़ी भुजा इसको मानते हैं, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी भुजा है, इसी को ध्यान रखना। तो अगर कभी ऐसा हो शेष 2 भुजाओं का वर्ग करते हो, स्क्वायर करते हो, और उन स्क्वायर करके टोटल हमेशा तीसरी के स्क्वायर के बराबर है। बराबर का मतलब सम है।
अगर सम है तो समकोण त्रिभुज बनेगा। बात समझ में क्या? और इन दो भुजाओं का योगफल, यानी कि दो भुजा मैं ए और एल ही मान रहा हूँ, इनका वर्ग करने पर अगर इनका मान छोटा हो जाए तीसरी भुजा के वर्ग से, छोटा मतलब न्यून, अगर ये योगफल न्यून हो जाए तो मतलब न्यून कोण है। अगर ये योगफल किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए, यानी वर्ग का, अकेले का नहीं, वर्ग करने पर तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए, यानी ये अधिक हो जाए, अधिक हो जाए तो अधिक कोण। आपको मेरी छोटी सी बात समझ में आई? एकदम सिंपल सी बात है भाई। देखो अब होगी कैसे, आप थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा सोचना। ये 3 है, मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। 3 4 5 सबको मालूम है। जैसे मान लो ये भुजा 5, ये भुजा 12 और ये भुजा 13। ये 13 है, ये 5 है। 5 12 13 का एक समकोण त्रिभुज होता है, निकाल के देख लो। 5 5 25 और 12 12 144, 144 और 25 169 और ये भुजा 169 है, ठीक है ना? ओके, तो ये सबको मालूम। ओके, तो हम कहना चाहते हैं कि अगर इस भुजा का, देखो अभी ये समकोण है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, सबको दिख रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस भुजा को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, मैं 14 कर देता हूँ। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, अभी ये है। तो अगर स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 है और 12 का स्क्वायर 144 है और बराबर 13 का 169 है। इनका योगफल करते हो तो 169 आता है, इसका भी 169 आता है। अभी बराबर आ रहा है। जब बराबर होगा ना, सम होगा, बराबर होगा, तो मतलब समकोण होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे बताओ इस भुजा को 14 कर देते हो तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर आएगा जो 196 होगा। क्या वह इन दो भुजा, देखो ये इधर दो साइड है, इन दोनों का 169 रहेगा और ये तीसरी भुजा बड़ी कर देते हो तो उसका मान बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो 14 करोगे तो आखिर होगा कैसे? अरे भाई ये देखो ये मान कहाँ चला गया, ये देखो बुढ़ा मैंने एक सेंटीमीटर भुजा दी, आपने जैसे 1 सेंटीमीटर भुजा बढ़ाई तो देखो यहाँ वाला कोण 90 नहीं रहा, इस भुजा को ऐसे खिसकाना पड़ा है और खिसकाते ही 90 से अधिक हो गया। इसका मतलब यह कोण कैसा बनेगा भाई? अधिक कोण बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो ध्यान देना कि अगर ये तीसरी भुजा का मान अगर बड़ा हो जाए तो वह क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसकी बात कर रहे थे मैं। ये वाला देखो, ये अगर अधिक है ना तो ये क्या होगा भाई? अधिक कोण होगा, ठीक है ना। और ये देखो ये न्यून है ना, तो ये के स्क्वायर न्यून है तो ये क्या होगा? न्यून कोण होगा, ठीक है ना। बात इनकी नहीं इनकी चल रही थी, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, है ना। ऐसे मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ओके, तो देखो ये वाला थोड़ा समझ लेना वापस। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये दो भुजा हैं और इनका स्क्वायर तीसरे के बराबर है तो समकोण, लेकिन तीसरी भुजा ऐसी है जिसका वर्ग इन दो के वर्ग से ज़्यादा है, ये वाला मान ज़्यादा, इसका वर्ग ज़्यादा है, तो मतलब अधिक कोण। अगर मैं इसको 12 कर देता तो, अरे 12 कर देता तो सर ये लाइन देखो पहले तो यहाँ थी समकोण पे, फिर छोटी हो जाती तो ऐसे होता, फिर ये 90 से कम हो जाता, मतलब ये न्यून कोण हो जाता। तो आपको मेरी सीधी सीधी बात समझ में आ चुकी होगी। बहुत अच्छा, ठीक है। चलो देखो अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, देखना, ध्यान देना कि 3 भुजा है ए बी सी और सी इसमें सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तब तो यह त्रिभुज कैसा है? समकोण है। क्लियर है? ओके। अगर ऐसा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बड़ा है सी स्क्वायर, मतलब दोनों भुजाओं का वर्ग है और उससे भी बड़ा तीसरी भुजा का वर्ग है, तो यह कौन सा बनेगा? अधिक कोण। मतलब कौन सी वाली भुजा? सबसे बड़ी वाली भुजा का मान बढ़ा आ जाए, बड़ी भुजा बड़ी हो जाएगी तो कौन बड़ा होगा? अधिक कोण हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और छोटा रह जाए सी स्क्वायर से, इट मीन्स यह क्या है? न्यून कोण है। आपके एग्जाम में अगर सवाल आता है तो एज इट इज़ ऐसा ही लिखा आता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो देखो आज हमने सीखा त्रिभुज की कोई छोटी छोटी बात, त्रिभुज होता क्या है ना, और त्रिभुज के मतलब कितने प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, कौन सा आपस में हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर त्रिभुज बनेगा तो बनेगा कहाँ, मतलब बनेगा कि नहीं बनेगा वो सीखा। फिर बनेगा तो आखिर बनेगा कौन सा? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो आपने सब बता दिया। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।